बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में एक तो सियासी हलचल और बैकग्राउंड में क्या बातें चल रही हैं, पसे पर्दा क्या कुछ हो रहा है, उसके हवाले से बात की जा रही है। मौलाना साहब के हवाले से आखिरी ऑप्शन, आखिरी कार्ड जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वही रह गया है, क्योंकि ट्रंप का तो हम कहते हैं ना, जो प्रोग्राम था वो तो मुक गया जनाब। क्योंकि जो शुक्रिया अदा किया गया, जो चीज़ें आई, अब क्या होने वाला है। और JUIF जो है वो बड़ी तगड़ी होती जा रही है और मज़ीद उसकी शराइत जो है वो सुनने में ही आ रहा है कि बढ़ती जा रही है। क्या है बीच की कहानी, ये आज बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे ईरान के हवाले से और मिसाइल प्रोग्राम पे मुआहदे या फिर डिस्कशन से बिल्कुल यकसर इनकार किया, और बशार अल असद के जाने के बाद सीरिया के हालात पे बात की जाए। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद है असलम गौरी साहब, तर्जुमान है JUIF के। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। गौरी साहब, ये बताइएगा कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में शमूलियत के हवाले से JUIF की तरफ से हिचकिचाहट क्यों है? मतलब क्या शराइत ऐसी हैं जो कि रखी जा रही हैं? और दूसरा ये है, उन तो तरले पान दी गला आ गई है जनाब, यानी कि आप तो बस तहरीक इंसाफ ये कर सकती है कि तरले डाले आप लोगों के। कौन सी शराइत हैं जो कि तय की जा रही हैं? देखिए, मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि बहुत चीज़ें ऐसी मीडिया पे आ रही हैं कि कुछ इस तरह की शराइत हैं जो वो पूरा नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा उसको क्लियर कर दूं कि हमने उनकी सूबाई हुकूमत से कोई उसमें ना उनसे इस्तीफा मांगा है, ना सूबाई हुकूमत में शमूलियत की हमने ख्वाहिश का इजहार किया है। ओके। एक, ना हमने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा मांगा है, ऑलराइट। ना हमने जो इत्तेहाद बन रहा है या बनने जा रहा है उसकी कुछ सरबराही हमने मांगी है। और ये इस तरह की कुछ बातें कर रही है मीडिया पे जो मैं समझता हूँ किसी और जराए से आ जाती है खबर। हकायक इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हकायक ये है कि 16 साल तक तो हमारे उनके दरमियान में जो फासले रहे हैं, और सब जानते हैं कि हमारे उनके दरमियान में दूरियों की वजूहात क्या थी, तहरीकों की वजूहात क्या थी। हम उस पर जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसको आप सियासी भी कह सकते हैं, नजरियाती भी कह सकते हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से हमने 15-16 बल्कि 20-22 दिन पहले असद कैसर साहब को हमने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे। हमने कहा इसको आप दूर कर लें ताकि हमारा कारकुन और आपका कारकुन हाथों में हाथ डाल के तहरीक के लिए तैयार हो जाए। लेकिन फिर उसके बाद उधर से खामोशी रही, कहा गया कि हमें मुलाकात का मौका नहीं मिल रहा और फाहम नहीं हो रहा बानी पार्टी से, तो इसलिए फिर उसकी तरफ से जवाब नहीं आया। इस दौरान मौलाना साहब भी मुल्क से बाहर चले गए, तशरीफ ले गए, जो रात को अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुंचे हैं पाकिस्तान में। तो फिर 2 दिन पहले असद कैसर साहब ने रब्ता किया था, तो काबजात मुफ्ता साहब कोयटा से, तो उन्होंने कहा कि मैं वापस आ जाता हूँ, फिर इस पे बैठ के बात करते हैं। लेकिन इस दौरान भी कुछ इस तरह पैगाम जो जेल से दिया गया है बानी PTI की जानिब से, वो क्या दिया गया है? असल तो एक मैसेज पहुंचाया गया जिसके बारे में बड़ी चिमगइयां की जा रही हैं। देखिए, मैं तो इस पे थोड़ा सा जुमला मैं कहना तो नहीं चाह रहा कि सख्त हो जाता है कि वहां से आने के बाद सलमान अकरम राजा साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जुमले ऐसे थे और जुमले हैरानकुन थे। और फिर इस तरह अली मीन गुंडापुर का 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट आ गया। फिर उसी तरह कल असद कैसे साहब भी कह रहे थे कि हम पेशावर के तमाम हल्के खोलने के लिए तैयार हैं। और ये मुझे लगता है कि हमारे को तहफ़्फ़ुज़ात भारी तो नहीं पड़ गए, अभी तक हमारे पास तहफ़्फ़ुज़ात तो वही पूछने की कोशिश कर रहा हूं मैं जनाब आपसे, वही भारी पड़ गए। उसकी वजह से इस तरह के बयान उनको वो दे रहे हैं कि शायद वो हमसे मुलाकात से कबल उसको भारीपन को कम कर सकें। अच्छा, इसमें जहां तक आ रहा है, हुकूमत गिराओ तहरीक मौलाना फजलुर रहमान मान जाएंगे क्या? मतलब हम इस बात के ऊपर तयशुदा है कि जी हुकूमत इस्तीफा दे और इलेक्शन कराए, ये एक पॉइंट मुत्तफिका है? क्यों, किस लिए हुकूमत को गिराना है? मकसद तो बताएं। हुकूमत गिराने के कोई मकसद तो होना चाहिए ना। तो यही तो हम तो 2018 में भी यही कह रहे थे और आज भी उसी में कह रहे हैं कि इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुए। बल्कि छोड़े जी, हम तो जो 1970 से कह रहे हैं, ये रो रहे हैं कि इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुए। 70 साल से इस तरीके के साथ चल रहे हैं। अगर इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होते, जब तक हम बैठ के ये मामला तय नहीं करते कि इलेक्शन साफ और शफाफ कैसे होंगे, वो हल्के जो इसमें मुदाखलत करते हैं उनको हम इस पे एग्री ना कर सकें, क्या एग्री कर सकें कि भाई आइंदा साफ सुथरे होंगे, तो उस सूरत में तो हुकूमत गिराने की जरूरत भी है और इलेक्शन कराने की भी जरूरत भी है। लेकिन अगर चेहरा इमरान खान का तब्दील करके शहबाज शरीफ का लाए हैं तो हमें तो फायदा नहीं हुआ। हमें तो वही नजर आ रहा है जो इससे कबल था, कोई नई तब्दीली तो हमें महसूस नहीं हो रही। तो अगर चेहरा ही तब्दील करना है तो मैं समझता हूँ चेहरा तब्दील करने के लिए सियासी कारकुनों को क्यों तकलीफ देते हो? असल मसले की हल की तरफ आओ। असल मसला ये है
के मुल्क इस वक्त इन इंतखाबात का मुकम्मल नहीं हो सकता जिस किस्म के किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत क्या है। आप देख लें कि पीछे की सूरत क्या है। बलूचिस्तान के पिछले 15 दिन में मेरे 4 जुम्मेदार शहीद हो चुके, कल रात तक भी एक साथी शहीद हुआ है। तो मुस्तकिल एक सिलसिला ऐसा चल रहा है जो इनके बस में नहीं है। जो हुक्मरान है ये टीवी पे बैठ के बहुत अच्छा राज तो अलाप रहे हैं, लेकिन इनकी आवाम में से नहीं है, आवाम के अंदर जा नहीं। पीटीआई का जो पीटीआई का रवैया जो है, खासतौर पर हम मुक्तदरा की बात करें या फिर हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, वो कहीं आड़े तो नहीं आ रहा? आपको लगता है कि मामलात को तय करने में वो रवैया भी आड़े आ रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये अभी तक पीटीआई और हमारे दरमियान में ऐसी कोई बात हुई नहीं कि हम वहां तक पहुंचे। अगर पीटीआई को कर रही है तो अपने तौर पर बात कर रही है, उससे हमारे मुश्तरका यही मसाइल है कि अगर वो बात कर रही है भी नहीं, वो बयानिया तो एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट लेकर आते हैं ना। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो कोई मामला बीच में तो नहीं आ रहा। नहीं, देखिए मेरा ख्याल जब कोई इत्तेहाद बन जाएगा, हम किसी चीज पे बैठ जाएंगे, मुश्तरका फिर टीआरओ बनेंगे, तो फिर किसी का जाती बयानिया उसमें नहीं होगा, फिर इत्तेहाद का बयानिया होगा। अलबत्ता इत्तेहाद में जो क़यादत आएगी, जो हमारे साथ बैठेगी, जो इत्तेहाद के फैसलों के अंदर शरीक होगी, मैं समझता हूँ उस क़यादत को बाख्तियार होना चाहिए। उस क़यादत को फैसले करने के लिए उसको खुली छुट्टी मिलनी चाहिए। दहशतगर्दी का फिनोमेना बढ़ रहा है गौरी साहब, दहशतगर्दी का फिनोमेना बढ़ रहा है, और हमने देखा है कि जो एक बंदा हमने पकड़ा और शरीफुल्लाह को हवाले किया, ये 10-15 दिन पहले की स्टोरी है, और उसके अंदर जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, अकूड़ा खटक में, दारुल उलूम में हमने देखा, फिर जो बन्नू में अटैक हुआ, आप समझते नहीं है कि ये तमाम मामला जो है एक ही सिलसिले की कड़ी हैं? देखिए, बात यह है कि हमने शरीफुल्लाह तो पकड़ के दे दिया। जो पाकिस्तान में इतने हजारों शरीफुल्लाह ने हमारा जीना हराम किया हुआ है, उनको आप क्यों नहीं पकड़ते हो? मसलन अब जी टू मोर पे देखें ना, आप पूरा इसमें केपीके और बलूचिस्तान में देखें ना, असला बर्दार फिर रहे रोडों के ऊपर, आप उनको, वो तो आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे। गलती किसकी है? सूबाई हुकूमत की है, किसकी है? गलती यह है कि अवामी नुमाइंदे नहीं है। आज आपका वजीर आला गया है बन्नू में, जाके उसने पूछा तुम्हारे ऊपर क्या हुआ है? आप वो वजीर आला गया है कर्क में, उसने पूछा अली अमीन ने वहां जा क्या हुआ है? वजीर आला साहब पहुंचे अपना अकोड़ा खटक में, जो बिल्कुल नहीं, वो अवामी नुमाइंदे नहीं है। अवामी नुमाइंदे नहीं है तो गौरी साहब ये बता दीजिए, क्या वो फॉर्म 47 है जिसका ये खुद जिक्र करते हैं? हम कह रहे हैं सब 47 है, हम किसी एक सूबे को इसमें छूट नहीं देते। हम जहां ये आप देखें, ये चीजें हमें हल करनी होगी कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, इससे हमें बाहर निकलना होगा। हमें बताना, यही तो चीजें हम तय करना चाहते हैं कि आप एक चीज तय करेंगे, पूरे मुल्क में फॉर्म 47 की हुकूमत है, और क्योंकि हर पार्टी कह रही है। आप मुस्लिम लीग को ले लें, पीपल्स पार्टी को ले लें, वो केपीके में यही शिकायत कर रहे हैं। हम चारों सूबों में यही शिकायत कर रहे हैं। तो जब पीटीआई भी 3 सूबों में शिकायत करे, तो इसका मतलब ये है कि पूरे मुल्क में यही सिस्टम है। तो हम माने ना, आप तस्लीम करें और इसको ठीक करें। अगर इसको ठीक नहीं करेंगे, अवामी नुमाइंदे अवाम में नहीं जाएंगे, दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। आप अवाम का मोराल बुलंद करेंगे, आप अवाम का मोराल बंद करेंगे, तो अवाम खुद बगैर फुर्सत के दहशतगर्दी खत्म कर देंगे अपने इलाकों में। लेकिन जब अवाम का मोराल बुलंद नहीं है, उनके नुमाइंदे उनके अंदर मौजूद नहीं है, तो फिर वो कैसे ये सारे मामला से लड़ सकते हैं और झगड़ सकते हैं? तो मैं समझता हूँ बुनियादी गलती हमारी यही हो रही है कि साफ और शफाफ इंतखाबात के बाद जो भी जीते, हमें इससे कोई गरज नहीं है कि बलावल साहब आते हैं, शहबाज शरीफ साहब आते हैं या इमरान साहब आते हैं, कोई भी एनीवन आए, लेकिन इंतखाबात पता होना चाहिए साफ और शफाफ है। आप एक सहाफी हैं, आप जानते हैं कि हर हल्के के सहाफी को पता होता है, बल्कि आवाम को ही पता होता है कि इस हल्के से जीत कौन रहा है और हार कौन रहता है। तो इसलिए आप छुपा नहीं सकते कि फला जीता है और आप किसी जीते हुए को पीछे करके हारे हुए को आगे आगे ला रहे हैं, तो आप इसको छुपा नहीं सकते। इसलिए साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, और यही मैं समझता हूँ मेन मकसद होना चाहिए इस इत्तेहाद के बनने का। और वरना हम तो देखें नहीं जी, हम तो जमहूरियत के इस हद तक चैंपियन है कि 1973 का आइन बनाने वालों में मुफ्ती महमूद रहमुल्लाह के दस्ते थे। हमसे अगर पूछते हो पार्लियामेंट की बालादस्ती का, तो हमें तो वो दिन भी याद है जब मुफ्ती महमूद रहमुल्लाह को कौमी असम्बली से उठा के बाहर फेंका गया था। हम उस दिन से पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। हम उस दिन से इस आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं जिस दिन हमें जनाब जनरल जियाउल हक ने कोड़े मारे थे। हमें कोई नया सबक ना सिखाए कि ये आइन की बालादस्ती है और जमहूरियत की बालादस्ती है, पार्लियामेंट की बालादस्ती। अब तो 70 साल से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन होता यह है कि जब हम हुकूमत में होते हैं तो हम किसी
हम उन मार्शलों से या उन आमरों से बड़े आमर बनना पसंद करते हैं। और जब हम अपोजिशन में होते हैं, हम जेलों में होते हैं, हम जमहूरियत का राग अलाप कर रहे होते हैं। ये हम सबका एक मुश्तरका एक मसाइल है, इस पे निकलना होगा। इत्तेहाद बनाने का मकसद यही होगा कि हम जमहूरियत को जमहूरियत समझें, आमरीत को आमरीत समझें, मुफाद को मुफाद समझे, हुकूमत को हुकूमत समझे, अवाम को अवाम समझे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच गौरी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का अगला हिस्सा है, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे, हम लेते हैं वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद कंदील अब्बास साहब, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के, और अली सरवर नकवी साहब, साबिक सफ़ीर पाकिस्तान हैं। अली सरवर नकवी साहब, सबसे पहले मैं बात करूंगा ईरान और अमेरिका के हवाले से। अगर देखा जाए, ईरान ने एक जैसे कह सकते हैं स्टांस लिया है, और उन्होंने कहा है कि मजीद किसी एग्रीमेंट में या किसी मुज़ाकरात के हवाले से बात नहीं हो सकती अमेरिका से। इसको कैसे देखेंगे आप? या देखिए, बात यह है कि ईरान, मैं उस वक्त वियना में था जब ये सारा मुज़ाकरात का प्रोसेस शुरू हुआ था, और ईरान हमेशा बहुत रीजनेबल और बहुत ही माकूल किस्म की बातें करता रहा है। तो मगर उसकी पोजीशन बड़ी फर्म थी और बड़ी क्लियर थी, और इस पे काफी साल मुज़ाकरात 2003 से 2015 तक हुए, और फिर जाकर ये JCPOA एग्रीमेंट साइन हुआ, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। अच्छा, ये 2018 में जब ट्रम्प साहब तशरीफ लाए सदर बनकर, तो उन्होंने उसको खत्म कर दिया, रिवोक कर दिया उसको एक तरह से उसकी रिजेक्शन कर दी। तो ईरान को उससे बहुत धचका लगा, क्योंकि ये एग्रीमेंट बड़े मुश्किल से तय हुआ था, और ईरान ने बहुत सी ओपनिंग्स, उनको एक्सेस दिया था अपने न्यूक्लियर प्लांट्स में, और उनको बताया था कि वो रिपोर्ट हर चीज की अपडेट दिया करेंगे वगैरह वगैरह। तो जब ईरान का ये एक्सपीरियंस रहा, अच्छा, और ट्रम्प साहब ने 2 डिमांड्स किए कि JCPOA दोबारा जारी उस वक्त होगा, दोबारा रिज्यूम होगा, अगर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दे, और ईरान जिन ममालिक में बकौल अमेरिका के दहशतगर्दी फैला रहा है वो रोक दे। ये दोनों बातें जो हैं, ये चाहे गलत हो चाहे सही हो, मगर ये इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है न्यूक्लियर प्रोग्राम से। तो इसलिए ईरान ने कहा कि भाई इसको हम रिजेक्ट करते हैं। तो अब जो इस पस मंजर में अब जो डिक्लेरेशंस आए, जो पहले तो ट्रम्प ने कहा है कि हमने ईरान को खत लिखा है कि दोबारा इस पे गुफ्तगू शुरू हो, मिसाइल प्रोग्राम स्पेशली, या तो जंग हो सकती है या मुज़ाकरात हो सकते हैं ईरान के मामले में, ट्रम्प ने कहा है। तो जंग नहीं, मुज़ाकरात मैं प्रेफर करूंगा। और फिर उसने उनको बताया कि भाई हम आपसे जो डिस्कशन करेंगे वो बगैर किसी कंडीशन के फिर से दोबारा शुरू होगी। ईरान, खमेनाई साहब, आयतुल्लाह खमेनाई जो रहबर ईरान इस्लामी रिपब्लिक के रहबर हैं, उन्होंने ये देखते हुए कि ट्रम्प का, अमेरिका का और खासतौर पर ट्रम्प का क्या रवैया रहा है और किस तरह वो उनसे पेश आए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं साहब, हम अब फिर गुफ्तगू नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है। मैं कि ये अब ईरान तो नहीं कबूल करने जा रहा। बिल्कुल, मैं आगे बढ़ूंगा। कंदील साहब, आप बताइएगा कि जो मिसाइल प्रोग्राम और बशमूल अगर हम बात करें कि मुख्तलिफ जो मुज़ाकरात पहले होते रहे, जिस तरह अली सरवर नकवी साहब ने भी जिक्र किया, आप समझते हैं कि ईरान का ये फैसला दुरुस्त है? क्योंकि हम कतर के वजीर आजम का भी इंटरव्यू सुन रहे थे कि अगर उस पर अटैक किया गया ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर, तो पानी खुश्क हो जाएगा या पानी काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा, या फिर और दीगर मसाइल की वो बात कर रहे थे। तो इज देयर एनी काइंड ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट ईरान? आप समझते प्लान किया गया? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जब भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की बात होती है, तो इसमें दोनों साइड्स जो होती हैं, पार्टीज जो होती हैं, उनकी रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ट्रम्प साहब अपनी रिलायबिलिटी पहले ही लूज कर चुके हैं। उन्होंने JCPOA को वन साइडेडली जब उसमें से वो आउट हुए, तो इससे
का जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट से आउट होना है, इसकी वजह से उनके ऊपर एतमाद खत्म हो गया। और इस खास तौर पर अभी जो पहली फर्स्ट टर्म में भी उन्होंने ऐसे ही की हैं थे बहुत सी चीजें, और लेकिन सेकंड टर्म में फर्स्ट 100 डेज के अंदर जो कुछ उन्होंने अभी तक किया है वो बिल्कुल वन साइडेड एक्टिविटीज नजर आ रही हैं हमें। और खास तौर पर ईरान के बारे में, जहां पे वो वन साइडेडली खुद एग्रीमेंट से, JCPOA से आउट हुए थे, अब अगर दोबारा एग्रीमेंट में आना वो चाहते थे, तो मेरा ख्याल है ईरान की शुरू से दो बड़ी इंपॉर्टेंट डिमांड्स रही हैं। नंबर 1 ये कि उनके जितने एसेट्स हैं उसको वापस किया जाए ईरान को, जो फ्रीज्ड है, यानी पिछले 45-46 साल से वो मुख्तलिफ ममालिक में पड़े हुए हैं, और खासतौर पर अमेरिका में बहुत बड़ी अमाउंट उनकी पड़ी हुई है। और दूसरा ये कि उनके ऊपर पिछले इसी 45-46 साल में शदीद किस्म की सैंक्शंस लगी रही हैं। अगर ये दो अनाउंस करके आ जाते कि अगर हम एक तो फ्रीज्ड एसेट वापस करने को तैयार हैं और दूसरा सैंक्शंस खत्म करने को तैयार हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि ईरान को एक पॉजिटिव मैसेज भी जाता। लेकिन ट्रंप साहब ने एक तरफ तो मुज़ाकरात की दावत दी और उसी लेटर के एंड पे वो लिख रहे हैं कि अगर ऐसा ना हो तो हम बाकी ऑप्शंस पे गौर करेंगे। यानी बिल्कुल वही बात जो ईरान के सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात के जरिए अपनी नई शराइत ईरान के ऊपर ठोंसने की कोशिश करना चाहते हैं, और इस तरह की किसी भी मुज़ाकरात में वो शामिल नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं बशर अल असद के रिजीम के खात्मे के बाद सीरिया एक दफा फिर खाना जंगी का शिकार हो चुका है, और आप ये समझ रहे हैं कि ये मामला जो हैं ये बाय डिजाइन चल रहे हैं। देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड था। मेरे ख्याल में ये एक्सपेक्टेशन जरा जल्दी शुरू हो गई। ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आया वहां से दोबारा, मेरा ख्याल है कि हमें इंतजार ये था कि शायद 1 आध साल लगेगा, उसके बाद इंस्टेबिलिटी शुरू होगी, क्योंकि लोग थोड़े से सहमे हुए थे। लेकिन HTS ने जो ब्रूटल एक्टिविटीज शुरू किया, वहां पे जो जितनी भी माइनॉरिटीज की थी उनके लोगों को मारना शुरू कर दिया, और जो वीडियोस आ रही हैं अनफॉर्चुनेटली बड़ी ब्रूटल हैं, उसमें लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। बेगुनाह लोगों को वो घरों से निकाल के सामने फायरिंग करके मार रहे हैं, और उसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े, किसी का लिहाज नहीं किया जा रहा। और यहाँ तक कि अभी वेस्टर्न सोर्सेज को भी ये कहना पड़ गया है कि अलकायदा वहां पे दोबारा एक्टिवेट हो चुकी है। दाइश और अलकायदा दोनों एक्टिवेट हो चुके हैं वहां पे। जी बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मेरा सवाल ये है कदीर साहब, क्या ये बाय डिजाइन है? एक तरफ दुश्मन है, एक तरफ वो इस्तेमाल हो रहे हैं, क्यों? मेरा ख्याल है बाय डिजाइन ऐसे नहीं था, लेकिन ये वेस्टर्न पावर्स के गले पड़ गया है कि जिस तरीके से वो लेके आए थे HTS को, वो चाह ये रहे थे कि ईरान के लिए यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और इजराइल को एक सॉफ्ट कॉर्नर मिलेगा। लेकिन चूंकि ये इंतहा पसंद लोग हैं और इनके अंदर बिल्कुल टॉलरेंस नहीं है, ठीक है, ये न सिर्फ इंडिया को डिस्टेबलाइज करेंगे बल्कि पूरे रीजन के लिए खतरात पैदा करेंगे। जी, मैं अली सरवर नकवी साहब आपकी तरफ आऊंगा। आप ये बताइएगा कि ये जो सीरिया की सूरत हाल है अब जो नजर आ रही है बशर अल असद की रिजीम के खात्मे के बाद, आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर कोई बाय डिजाइन कोई ऐसी चीज इंटेंशनली रखी गई है कि यहाँ पे सॉफ्ट कॉर्नर दिया जाए इसराइल को? या मेरा ख्याल है ये तो उनका मकसद रहा होगा, लेकिन देखिए जो ग्राउंड रियलिटीज है ना, जो जमीनी डायनामिक्स बल्कि जो होती है, जो मुतहर्रक आंसर होते हैं उसमें, वो किसी के काबू में नहीं होते हैं। तो उन्होंने ये शायद चाहा हो कि इजराइल के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप किया जाए, लेकिन ये अब जो एक सिचुएशन डेवलप हो रही है वो किसी के काबू में नहीं है। और अभी जो अलावाइट्स जो कर रहे हैं वो पहले तो ये था कि इनका कंट्रोल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन साबित ये हो रहा है कि नहीं, तारसूस और लटाकिया और इस इलाके में वो अलेवाइट्स अभी तक ताकतवर हैं और वो उनसे लड़ाई करने पे तुल गए हैं। अली सरवर साहब, सबके पीछे कोई ना कोई मुहर्रिकात हैं, आपने यही बात की, लेकिन उस मुहर्रिकात के अंदर पैसा इन्वॉल्व है, उसके अंदर असला इन्वॉल्व है, कौन दे रहा है? दे रहे हैं और हो रहा होगा, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आ रहा होगा, लेकिन क्या आगे उसका नतीजा निकलता है वो किसी के काबू में नहीं है। और यही होता है, सारी सिचुएशन लिबिया में यही हुआ, और वो हफ्तार जो जनरल उनका था वो उसने बड़ी कोशिश की कि पूरे लिबिया पे कंट्रोल कायम करे, नहीं कर सका। इराक में भी किसी तरह की अब सिस्टम कायम हुआ है, लेकिन ये कि इराक में भी बहुत ऑपोजिशन भी है, तो इसमें
ये लोग चाह रहे हैं कि इजराइल के लिए फेवरेबल ग्राउंड पैदा करें, लेकिन ये हमेशा इनको ये गलतफहमी होती है कि ये जैसे चाहें उस तरह हालात को मोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये स्प्लिंटर ग्रुप्स जो हैं या फिर जो जिनको ये सपोर्ट करके लाते हैं, हम देख रहे हैं एक तरफ उनके दुश्मन है, एक तरफ वो उनको सपोर्ट किया जा रहा है। आप समझते हैं कि ये कभी भी कंट्रोल में नहीं आते, ये अपनी जिसे कह सकते हैं ना चाल खुद चलते हैं? जी बिल्कुल। और फिर उस वक्त क्या होगा, 4 इधर हैं, 6 इधर हैं, 8 उधर हैं, तो सबका नतीजा क्या निकलेगा ये किसी के काबू में नहीं होता है। जी मैं बात करूंगा जब हम बात करते हैं कंदील साहब कि हम इस वक्त डायनामिक्स को चेंज होता हुआ देख रहे हैं। जो प्रेशर ग्रुप्स हैं जो इस वक्त तमाम पूरी दुनिया में जैसे हम कह सकते हैं ना फसाद विलर्स की बात करें, उसके पीछे मुहर्रकात नजर आ रहे हैं, उसके पीछे डीप स्टेट नजर आ रही है। आप समझते हैं कि ये फायर बैक करेगा उनको? देखिए, जहां पे भी दुनिया में स्टेट्स ने प्रॉपर रिस्पांस नहीं किया, वहां पे नॉन स्टेट एक्टर्स एक्टिव हुए हैं और वो ज्यादा ताकतवर हुए हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें मिडिल ईस्ट में नजर आती है कि यहाँ पर जब लोगों को मसाइल पैदा हुए और लोगों के जो मसाइल थे वो वहाँ की स्टेट्स हल नहीं कर सकी, तो यहाँ पर हिजबुल्ला, हशद शाबी जो PMU है इराक में, इसी तरह होसीज, ये जब आए हैं तो इन्होंने असल में वो स्टेट एक्टर्स के खिलाफ इनका एक स्ट्रगल थी और अब खुद अपनी स्टेट एक बनाकर बैठ गए हैं। और इसी तरह इनके मुकाबले पर भी नॉन स्टेट एक्टर्स को लाकर काउंटर करने की कोशिश की गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सीरिया में हो रहा है इसमें हमें लोकल फैक्टर बहुत कम नजर आ रहा है। इसमें चेचन से, सेंट्रल एशिया से, साउथ एशिया से बहुत से जो टेररिस्ट थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, इनको पूरी दुनिया से जमा करके वहां पे ले जाया गया और जो इसराइल और अमेरिका का प्लान था एग्जीक्यूट टर्की के जरिए किया गया है। लेकिन अब वहां पे एक नया अफगानिस्तान हम बनता हुआ देख रहे हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होगा। मेरा ख्याल यह कि ईरान ने यहाँ पर बड़ा एक पॉजिटिव जेस्चर लिया कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की बजाय उन्होंने पीछे हट के स्ट्रेटेजिक रिट्रीट किया और इस वजह से मेरा ख्याल है कि सीरिया के हालात जो है वो बिल्कुल रिवर्स हो रहे हैं और ये खुद टर्की, इजराइल और अमेरिका के नुकसान में जाएंगे। लेकिन कंदील साहब, यहाँ पे ईरान के अंदर से हमने देखा गवानियों को भी बेदखल किया गया और उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, बल्कि निकाल दिया गया, बल्कि मैं ये कहूंगा तो बेहतर होगा। तो इसके पीछे भी यही मुहर्रकात थे कि यहीं से लोग रूट बना के उधर उस तरफ जा रहे थे? देखिए, ईरान अब वो पुराने वाला ईरान नहीं है। उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया और वो रीजन को बड़े आसानी से अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। एक सेटबैक जरूर हुआ है पिछली इस जंग के दौरान जब हिजबुल्लाह के लीडर और खुद हमास के लीडर्स को जब असैसिनेट किया, बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल है ईरान इस वक्त वो पुराना ईरान नहीं है, वो एक रीजनल पावर बन चुके हैं और उन्होंने अपनी इस पावर को शो भी किया जब इजराइल को उन्होंने हिट किया। तो मेरा ख्याल है इस पूरी दुनिया की ताकतें जो है ईरान के बारे में कोई भी पॉलिसी बनाते हुए सोचती हैं। ट्रंप साहब को भी डायरेक्ट कोई धमकी देने की बजाय प्यूटन का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने प्यूटन को भी एक खत लिखा और कहा कि ईरान के साथ हमारे मामला ठीक करें। यानी इसका मतलब यह है कि रियलाइज कर रहे हैं कि अब ईरान इतना आसान केस नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है ईरान डोमेस्टिक पॉलिसी में भी और रीजनल और इंटरनेशनल पॉलिसी में बड़ा वाज़ेह है। जी, मैं अली सरवर नकवी साहब की तरफ आऊंगा। ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं बिशार अल असद की रजीम के खत्म के होने के बाद, तुर्किया, ईरान और दीगर जो ममालिक हैं और खासतौर पर इसराइल की मैं बात करूंगा, सबकी नजरें इस वक्त सीरिया के ऊपर नजर आती हैं। आप समझते हैं कि वहां के वसाइल की जंग भी है और दूसरा ये है कि वहां पर एक जिसे कह सकते हैं ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा करने की बात की जा रही थी? या देखिए, वसाइल सीरिया में कोई इतने खास नहीं है, यानी कि कंपैरेटिवली मुकाबला दूसरे जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं। तो ये सीरिया में डिस्टेबलाइज तो करना काफी नहीं था, उसमें अब आगे वो चाहते थे इन्फ्लुएंस कायम करना। असद को तो हटाना जरूरी था उनके लिए और वो उन्होंने किया। लेकिन अब जो सिचुएशन जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसमें मुख्तलिफ फोर्सेस आ गई हैं और अमेरिका और इजराइल जो चाह रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि वो बहुत मुश्किल होगा कि उनके यहाँ HTS उनके तरफ कोई नरमी दिखाए या उनको उनके खिलाफ कोई गड़बड़ ना करे। तो ये चीज जो है वो
तवक्को ये लोग रखते हैं, लेकिन उनकी अपनी इंटरनल डायनामिक्स भी है, अलकायदा भी है, आईसिस भी है, सब वो सब वहां पे मुलविस हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही मसले वाला एक इलाका हो जाएगा। ठीक है। और मैं समझता हूँ यही जो बात अभी हुई थी, ये इससे मैं एग्री करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अली सरवर नकवी साहब, कंदील अब्बास साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस सेगमेंट में रहे। हमने लेना है वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब, दिफाई तज्जिया कार हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, हालिया दहशतगर्दी के पीछे जो वामिल हैं उनको देखा जाए और दाइश के लिए तालिबान की हुकूमत की सहूलतकारी और साथ साथ शरीफुल्लाह आपने देखा उसको हवाले किया गया अमरीका के, जिस पर अभी तक इज़हार तशक्कुर किया जा रहा है। ये 48 लोगों का एक नेटवर्क था जिसमें ईरान के अंदर अटैक्स, रशिया के अंदर, और ये जो कुछ था बेगेट के हवाले से उसको भी देखा जा रहा है। ये कारगर कितना है उनका शुक्रिया? और दूसरा, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो ट्रैवलिंग एडवाइजरी है वो अमेरिका ने अपने शहरियों के लिए पाकिस्तान के लिए जारी की। बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज हमें ध्यान में रख लेनी चाहिए अमेरिका की तरफ देखते हुए कि अमेरिका हमेशा हर चीज को अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के गिर्द रिवॉल्व करता है। उसको ये परवाह नहीं होती कि दुनिया में कौन उसके लिए क्या कर रहा है। हम ही एक मुल्क थे जिसने अमेरिका को चाइना की ओपनिंग की थी जब हेनरी किसिंजर पाकिस्तान से ट्रेवल करके और चाइना गया था, और उसके बाद जो हम ही थे जिन्होंने रूस के खिलाफ अमेरिका के साथ जंग लड़ी। उसके बाद जितने उन्होंने लोगों को भर्ती किया था, उनको मुजाहिदीन के नाम पे इस्लाम को एक्सप्लॉइट करके उन सबको छोड़ा इधर और यहाँ से बोरिया बिस्तरा बांध के चले गए और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की बुनियाद रख गए, जिसके ऊपर हिलरी क्लिंटन का बड़ा मशहूर कोट है, एंड आई कोट हर, जिससे आपकी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की पैरामीटर समझ आ जाने चाहिए। उसने कहा कि पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में आजकल जो कुछ हो रहा है, जितनी दहशतगर्दी फैली हुई है, इट इज बिकॉज ऑफ द इरेटिक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, अनकोट। तो वो तमाम चीजें जो हमने अमेरिका के लिए की, वो जो बाइडन गया है, जाते जाते उसने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शन लगा दी। जब तक वो रहा उसने पाकिस्तान से बात नहीं की। ट्रंप आया, एक उसने कहा शुक्रिया, इसलिए उसने कहा, वो आपने उसकी स्टेटमेंट अगर उस पर गौर करें तो उसने उसके अंदर कहा कि जी आपने उस बंदे को पकड़ा है जिसने अमेरिकन शहरियों को हलाक किया था या अमेरिकन के ऊपर हमला किया। उसने ये नहीं कहा था कि उसने अफगानिस्तान में किसी बाकी सिविलियन पे भी हमला किया था। तो हमें इस चीज से हम व्हाई वी गेट ओवर इमोशनल ऑन दीज थिंग, मुझे नहीं समझ आती। लीडरशिप हर चीज को उसकी मेरिट के मुताबिक एनालाइज करती है, और उसके साथ साथ अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर आपने खुद ही कहा ट्रैवल एडवाइजरी जारी हो रही है, बल्कि आने वाले दिनों में जो वहां पे आ रही है कि, तो आप इससे अंदाजा लगाइए अमेरिका के जो हिपोक्रेटिक रवैया है, जो मक्काराना रवैया है, जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, वो पाकिस्तान के लिए हमेशा उनके जो है पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात रहे हैं। इसलिए हम इस चीज को बार बार जिक्र करते रहे हैं, इसलिए कि अमेरिका जो है वो सिहोनी लॉबी, जो जायोनिस्ट माफिया है, जो जायोनिस्ट लॉबी है, उसके जेर असर है। जो कुछ वो ज़ायनिज़्म दहशतगर्दी पे मबनी होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जितने रहे, दे हैव बीन सपोर्टिंग टेररिज्म इन अदर कंट्रीज। और आपको पता ये 48 लोगों का नेटवर्क की बात की जा रही है। शरीफुल्लाह और उसके साथ जो लोग थे दाइश के, जो ईरान के अंदर भी अटैक पे जो उसकी जिम्मेदारी थी उन पे, रशिया में भी उन्होंने अटैक किया था। आप समझते हैं कि इसके अंदर जो पाकिस्तान की एफर्ट्स थी उनको ओवरशैडो भी करने की कोशिश की गई कि इंटेलिजेंस हमने दी, सारा कुछ हमने दिया, लेकिन पाकिस्तान का शुक्रिया? मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ, यही चीजें रियलाइज करने की जरूरत है। ये सिर्फ इंटेलिजेंस देने से काम नहीं होता। उस इंटेलिजेंस को देखिए, इंटेलिजेंस एक वर्बैटम एक उसमें आती है, पीस ऑफ पेपर में आती है, या कोई नेटवर्क के तौर पे आती है, या कोई आपको टेक्निकल इंटेलिजेंस के तौर पे आती है, कोई रिकॉर्डिंग्स के तौर पे आती है, कन्वर्सेशन के तौर पे। उस इंटेलिजेंस को एक्शनेबल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करके और उसके ऊपर कार्रवाई करना, ये चीज होती है जो असल क्रेडिट की हामिल होती है। बहुत सारी इंटेलिजेंस में अपने आपको एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ और बड़े दावे से बहुत सारी इंटेलिजेंस थी जो एट द एंड ऑफ डे एक्शनेबल नहीं बनती थी और जाया हो जाती थी। लेकिन ये इस इंटेलिजेंस को अमली शक्ल देना, ये क्रेडिट है पाकिस्तान ने उसको पकड़ा और 48 लोगों के नेटवर्क को पकड़ा। हालांकि पाकिस्तान इससे पहले भी बारहा ये कहता रहा है कि नूरिस्तान में और कुनड़ में ये वहां पे दाइश का और ISIS का नेटवर्क चल रहा है, जिसको
टैसिट सपोर्ट हासिल है। जी, सहूलतकारी का आपने कुन्नड़ नूरिस्तान का जिक्र किया, तो ब्रिगेड साहब यहाँ पे तो दाइश और उसके अलावा भारत और साबका एनडीएस के फुटप्रिंट्स हैं। सर फुटप्रिंट्स नहीं है, उनकी फिजिकल प्रेजेंस है। फुटप्रिंट्स तो उस वक्त होते हैं जब आप एक जगह पर जाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। अफगानिस्तान की आज भी जितनी वहाँ पे अमेरिकन इंडियन कॉन्सुलेट्स हैं और जितनी अफगानिस्तान के जो सेफ हाउसेज हैं और अपना एनडीएस के, वहाँ पे अभी तक रॉ के लोग मौजूद हैं। और वो लोग हैं जो मैंने आपसे पहले से सेट किया, जो अफगानिस्तान के अंदर गवर्नमेंट के नाम पे जो, और वो तमाम के तमाम हथियार जो अमेरिकन आर्मी छोड़ के गई थी अपनी आर्मरी में लेके वो दहशतगर्दों के हवाले कर रहे हैं। उसकी तमाम सुपरविजन जो है वो रॉ के 2 ऑफिसर्स हैं वो कर रहे हैं अफगान के साथ मिल। तो वो फुटप्रिंट्स नहीं, वो तो फिजिकली उसके अंदर। और पता है कि जो श्रीलंका में चर्च में अटैक हुआ था, वहां पे जो लोग जो दहशतगर्द गया था वो कहां से गया था? वो इंडिया के अंदर से ही गया था ना। तो वहां पे पूरी तरीके से इस नेटवर्क को डेवलप करने में, ट्रेन करने में और इस नेटवर्क को फाइनेंस करने में रॉ का और उसके साथ एनडीजे अफगानिस्तान की जो इंटरिम हुकूमत के नाम पे जो हुकूमत बैठी हुई है, जो क्रिमिनल्स का एक माफिया है जिसमें हक्कानी नेटवर्क और बाकी लोग भी शामिल हैं, वो उनको बाकायदा खुली तौर पे पाकिस्तान के अंदर हमले करने के लिए टारगेट भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं और उनको सेफ हाउस। अभी एक रिपोर्ट आई के अंदर कुछ अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जिसके अंदर उन्होंने उन तमाम क्रिमिनल्स को रखा हुआ है, पर रखा हुआ है, जो कि लीडर्स को रखा हुआ है, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो इसमें तो आप, और जब ये पकड़ा गया है नेटवर्क, इससे आपकी जब बैकग्राउंड इसका देखें और इसकी कनेक्टिविटी देखेंगे तो आपको जाहिर हो जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन सी ताकतें हैं जो पाकिस्तान के अंदर रीजन को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए और रीजन को डिस्टेबलाइज करने के लिए। क्योंकि आपको पता है रशिया में भी, मॉस्को में भी बहुत बड़ा हमला हुआ था जिसमें काफी लोग मारे गए थे। 2022 की बात है कि 2023। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो है, ये जो इस वक्त अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट है उसके अंदर ये चल रही है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इन तमाम एक्टिविटीज का सीआईए को भी पहले से पता है, लेकिन चूंकि ये चीजें जब तक पाकिस्तान के अंदर होती रहती हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड। वो जब उनके अंदर कोई चीज होती है फिर उनके एंटेना खड़े होते हैं कि जब हमें कोई कार्रवाई करनी है। और ब्रिगेड साहब ये बताइएगा कि तालिबान का जो इस वक्त नेक्सस की बात हम कर रहे हैं कि वो सहूलतकार हैं, इसमें किस हद तक सच्चाई है? सर आप इसके अंदर न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर से ये चीज कही जा रही है, बल्कि वेस्टर्न प्रेस के अंदर बहुत दफा ऐसी चीजें आ चुकी हैं जिसके अंदर उन्होंने जो इस वक्त की जो, मैं जब अफगानिस्तान की हम बात करेंगे तो उसके अंदर से हम आम आदमी को निकाल देंगे। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर उस क्रिमिनल नेक्सस की जो सर अफगानिस्तान में इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पे मौजूद है। और उन्होंने खुद इस चीज का एतराफ किया है कि जी हमारे, जब उन्होंने ये कहा, ये सहूलतकारी की कि आप हमारे साथ बातचीत करें और आप जो फितनल ख्वारिज के लोग हैं इनके लिए माफी का ऐलान करें, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आए, तो आप ये बताइए वो किसके इन्फ्लुएंस के अंडर थे। दूसरी बात, फिर आप थोड़ा और आगे चलिए, जिस वक्त उन्होंने टेक ओवर करने के बाद जेलों के दरवाजे खोले और वहां से लोगों को निकाला है, उसके बाद आप देखिए कि पाकिस्तान में अगर आप उस स्केल को देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कितनी बढ़ोतरी आई है, कितनी वो बढ़ी है। और उसका आपने 2022, 2023 और 2024 का अगर आप स्केल निकालेंगे तो उसमें कोई 43% जो है उसमें इजाफा हुआ है। और उनमें तमाम लोग शामिल थे जो वहाँ पे उनके उस जो है जेलों से निकल के आए। तीसरी चीज जो है जो हक्कानी नेटवर्क का कनेक्टिविटी है फितनल ख्वारिज के साथ, वो भी आपको पता है। और हक्कानी जो है दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर पार्ट ऑफ द अफगानिस्तान इंटरिम गवर्नमेंट। तो उसके साथ साथ जब ये अमेरिकन हथियार जितने थे ये किसने टेक ओवर किए थे? ये फितनल ख्वारिज ने तो टेक ओवर नहीं किए थे ना। ये जब टेक ओवर किए तो इंटरिम हुकूमत है तो वो किस तरह उनके हाथ लगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती वक्त दिया, अपनी आरा से हमें आगाह किया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हालिया दहशतगर्दी के वाकयात के पीछे जो ताने बाने हैं वो अफगानिस्तान और भारत से जुड़े हैं और उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और हम कोशिश करके भी, चाह के भी इस चीज़ को रोकने की कोशिश करने के लिए हम बातचीत करते हैं, लेकिन एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि हमें अमली तौर पर और मजीद कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने